प्रिय विद्यार्थियों, आज छठे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटरनिख के पलायन के बाद यूरोप की राजनीति में जो एक रिक्त स्थान पैदा हो गया था, उसको भरने के लिए कौन सा व्यक्ति और राष्ट्र प्रमुख धुरी बना। हमने अभी तक देखा कि यूरोप महाद्वीप में दो चर्च हैं, एक यूनान में और एक इटली के रोम में, रोमन कैथोलिक चर्च और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये पूर्वी देश जहां ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले हैं, वहीं इधर वाले देश रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया कि वीना कांग्रेस में बड़ी सुंदर व्यवस्था ऑस्ट्रिया के हितों की रक्षा करने के लिए मेटरनिख ने कर ली, लेकिन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात मेटरनिख पुलिस वाले का रोल सही ढंग से अदा नहीं कर सका। वो क्रांति के प्रभाव को अपने ही घर में नहीं दबा सका। परिणाम, मेटरनिख को अपना ही देश छोड़कर इंग्लैंड भाग जाना पड़ा। इस प्रकार यहां एक मेटरनिख युग का अंत होता है। अब इससे आगे यूरोप में जर्मन और रोमन साम्राज्य यानी कि इटली, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए हैं, एकीकरण के लिए तड़फ रहे हैं, लेकिन इनका एकीकरण अभी होता हुआ दिख नहीं रहा था। कारण, एक तो नेपोलियन ने 20-25 साल सारे यूरोप को जो युद्ध की ज्वाला में धकेला, उससे ये लोग थके हुए हैं, थकान है। दूसरा, हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 200 रियासतें थी, जिसे अपने स्वार्थवश नेपोलियन ने 39 राज्यों में संगठित कर दिया था। बावजूद इसके ये 39 राज्यों की अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग था। ये नहीं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, एक ही धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती। तीसरा, यहां पर प्रतिक्रियावादी शासन जो थोप दिया गया, उसके अंतर्गत जर्मन राज्यों में मेटरनिख ने उदारवादी व्यवस्था न पनपे, इसका पूरा इंतजाम कर रखा था, ताकि फ्रांस से कोई भी उदार साहित्य का प्रचार प्रसार इन जर्मन राज्यों में न हो सके। इसलिए वो पुलिस वाले की भांति इस बात का ध्यान रखता था कि यहां पर कोई भी लोकतांत्रिक विचार नहीं पनपना चाहिए। लोगों को अपने अधिकारों की मांग को लेकर कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। जब तक मेटरनिख रहा, तब तक उसने जर्मनी में उदारवादी व्यवस्था को पनपने नहीं दिया। अब 1848 की फ्रांस की क्रांति के पश्चात मेटरनिख पलायन कर चुका है। अब आगे इसकी संभावना कुछ बनेगी, लेकिन एक अभी एकीकरण होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा? एक संभावना यह है कि जर्मनी के राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं, इन्हें लोकतंत्र का अनुभव नहीं है। लंबे समय से ये राजा के शासन के अंतर्गत और सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहे हैं। इसलिए कैसे हो जर्मनी का एकीकरण कैसे हो, कौन करे? प्रशा के नेतृत्व में हो या ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में हो, इसके बारे में इनके पास कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। फिर ऑस्ट्रिया और प्रशा का द्वेष भी जर्मनी के एकीकरण के रास्ते में आड़े आ रहा था। कारण, जहां प्रशा चाहता है कि ये जर्मन राज्य मेरे नेतृत्व में एक हो, वहीं इसलिए प्रशा हर मोर्चे पर ऑस्ट्रिया को नीचे दिखाने का प्रयास करता था।
वहीं ऑस्ट्रिया प्रशा से चिढ़ता है और इन जर्मन राज्यों को अपना पिछ लग्गू बनाए हुए है। ऑस्ट्रिया का स्वार्थ यह है कि यदि इन जर्मन राज्यों के टुकड़े टुकड़े रहेंगे तो उदारवादी व्यवस्था ऑस्ट्रिया में भी नहीं पनपेगी, जिससे ऑस्ट्रिया का स्वार्थ, मैंने आपको पूर्व में कहा है कि ऑस्ट्रिया में अलग अलग 8 जातियों के लोग रहते हैं। यदि जर्मन भाषा के आधार पर एक हुआ तो ऑस्ट्रिया के अलग अलग 8 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए ऑस्ट्रिया जर्मनी के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा है। लेकिन मेटरनिख का पलायन हो चुका है। किसी भी राष्ट्र के एकीकरण के कार्य को लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता और कुछ ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू हो गई हैं जिससे जर्मनी के एकीकरण का मार्ग अब प्रशस्त होने लगा है। जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने में सबसे जो बड़ी भूमिका है वो है बौद्धिक आंदोलन की। यहां पर बहुत सारे हेगल, फिक्टे इत्यादि विचारक हुए जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से यहां जन चेतना उत्पन्न की कि हम एक ही धर्म और जाति को मानने वाले, एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर अलग अलग राज्यों में क्यों बटे हुए हैं। फिर आता है जर्मनी के लोगों में एकता। पहले एकता होगी, लोगों में विचार बनेगा एक होने का, फिर जाकर जर्मनी के एकीकरण की संभावना होगी जब लोग तैयार होंगे। तो दूसरा जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक कारक बना वो था जोल्बरिंग या शोल्बरिंग संघ। वो ये है कि जर्मनी के ये 39 राज्य हैं। एक भाषा एक धर्म होने के बावजूद भी आपस में नहीं बनती। एक राज्य से माल दूसरे राज्य में जाता है तो सीमा पर प्रवेश शुल्क लिया जाता है जिसे चुंगी कहा जाता था। इस प्रकार यहां से एक व्यापारी माल लेकर चलता है और यहां तक पहुंचता था, वो चुंगी लग लगकर इतना महंगा हो जाता था कि जर्मन व्यापारियों को बहुत नुकसान होता था। अतः जर्मन व्यापारी चाहते थे कि यदि सारा जर्मनी एक हो जाए तो बार बार लगने वाली चुंगी की इस व्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा, उनका व्यापार बड़ा फलीभूत होगा। अतः शुरू में 18 राज्यों ने मिलकर, मैंने 39 राज्य बोले हैं, प्रशा समेत नेपोलियन ने ये 39 राज्य बना दिए थे, मैंने आपको बताया था। और वियना कांग्रेस में 39 राज्यों का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया बन गया था। फ्रैंकफर्ट में सभी राज्यों के प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट की संसद में आकर बैठेंगे और ऑस्ट्रिया का सम्राट उसका अध्यक्ष बन गया था। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। तो इन 39 राज्यों में से 18 राज्यों ने एक संघ बनाया, व्यापारियों ने संघ बनाया और अपने राजाओं पर दबाव डाला कि ये 18 राज्य के व्यापारी जब व्यापार करें एक राज्य से दूसरे राज्य में तो किसी प्रकार की कोई चुंगी नहीं ली जाए। व्यवस्था शुरू हो गई। आगे चलकर तो सभी इसके सदस्य बन जाएंगे, लेकिन प्रारंभ में 18 थे। ये व्यवस्था शुरू हो गई। तो ऑस्ट्रिया ने इस जोल्बरिंग संघ के महत्व को नहीं समझा। प्रारंभ में उसने सोचा कि ये तो व्यापारियों का संघ है, तो ठीक है, मेरे हितों को कोई चोट नहीं पहुंच रही, बना लेने दो। लेकिन जब ये व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने लगे तो उन्होंने ये पाया कि हम एक ही भाषा, एक ही धर्म के लोग हैं, फिर हम टुकड़ों में विभाजित क्यों हैं। जो उनके मानस में ये विचार आया है, ये विचार वो इन जर्मन राज्यों में फैलाने लगे। परिणाम, इनके विचारों के फैलाव से जर्मनी के राज्यों में एक जनमानस बनने लगा कि हमें एक होना है। स्वाभाविक तौर पर ऑस्ट्रिया इसमें एक बड़ी बाधा है, ये बात भी लोग समझने लग गए हैं। तो मैंने आपको 2 कारण बताए। पहले तो बौद्धिक विचारक, किसी भी क्रांति के होने से पूर्व बौद्धिक क्रांति होती है। बौद्धिक क्रांति
मैंने हेगल, फिक्टे इत्यादि विचारक बताए, उन्होंने पैदा कर दी। जॉलरिंग सन बन गया, तो उसने लोगों के मानस को तैयार कर दिया था। फिर आता है कि 1848 की क्रांति का प्रभाव। फ्रांस में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस क्रांतियों का गढ़ है। फ्रांस को बार बार जुकाम होगा। जब जब फ्रांस को जुकाम होगा, सारा यूरोप छींकने लगेगा। 1848 में फ्रांस में क्रांति होती है। क्रांति का प्रभाव सारे यूरोप पर पड़ता है। चूंकि 1848 की क्रांति ऑस्ट्रिया के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुई, क्योंकि मेटरनिख को पलायन करके इंग्लैंड जाना पड़ा। परिणाम एक उदारवादी व्यवस्था 48 की क्रांति के समय सारे यूरोप में होने लगी थी। इस 1848 की क्रांति ने जर्मन राज्यों को भी प्रभावित किया। यहां के लोगों ने अपने राजाओं पर दबाव डाला कि आप सुधार कीजिए, हमें अधिकार दीजिए। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, बावजूद इसके यहां के राजाओं को थोड़ा बहुत झुकना पड़ा अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, ताकि वे विद्रोह नहीं कर दे गए। तो 1848 की क्रांति ने यहां जनमानस और तैयार कर दिया था। नेक्स्ट अगले वीडियो में।